हेलो स्टूडेंट, क्लास 12th मैथ्स का क्वेश्चन पेपर है ये आपका कंपार्टमेंट एग्ज़ाम 2024। तो जिन बच्चों का है ये सेट 1 वो अपने आंसर चेक कर सकते हैं। तो सेट 1 कोड है 65S1, तो आंसर चेक कर सकते हैं। एंड नेक्स्ट ईयर के बच्चों के लिए ये एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन पेपर है CBSE बोर्ड एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से, तो अच्छी तरह से इसे प्रिपेयर भी कर सकते हैं। तो चलिए इसका सोल्यूशन करने जा रहे हैं हम। तो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका, इफ़ A इक्वल्स टू, एक मैट्रिक्स है, ये मैट्रिक्स गिवन है, आपको फाइंड करना था A एडजॉइंट A का डिटर्मिनेंट। ठीक है, तो यहाँ पे आपको ये प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए A एडजॉइंट A का डिटर्मिनेंट एक्चुअल में होता क्या है। तो वो प्रॉपर्टी का यूज़ करके हमको आंसर निकालना था। तो आई होप एग्ज़ाम अच्छा गया होगा। कमेंट करके बताइएगा कैसा गया आपका एग्ज़ाम। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिएगा एंड लाइक कर देना। तो चलिए फर्स्ट का आंसर मैं बता देती हूँ आपको। तो आपको ये प्रॉपर्टी पता होनी चाहिए, A एडजॉइंट A का अगर डिटर्मिनेंट है तो वो A एडजॉइंट A का जो डिटर्मिनेंट होता है वो डिटर्मिनेंट A की पावर n होता है। n तो आपको पता ही होगा ऑर्डर होता है। ऑर्डर मतलब ये मैट्रिक्स जो गिवन है आपको, इसमें देखो 3 रो और 3 कॉलम है ना, तो ये इसका ऑर्डर 3 × 3 का मतलब 3 है। n कितना है यहाँ पे, n आपका 3 है। ठीक है, तो 3 × 3 यानी n कितना है, ऑर्डर कितना है इसका 3 है। तो डिटर्मिनेंट निकालना पड़ेगा क्योंकि इस फॉर्मूले के बेसिस पे डिटर्मिनेंट A की पावर n है। तो डिटर्मिनेंट A आपको निकालना ही आता होगा। A मैट्रिक्स को देखकर डिटर्मिनेंट A निकाल सकते हो आप। तो 0, अगर इस रॉ के अलॉन्ग में निकालूं तो पहले 0 को बाहर लेना पड़ेगा, इस 0 वाली रॉ को, और कॉलम, ये कॉलम है इसका और ये रॉ है, इसको हाइड कर देना, ये वाला कॉलम और ये रॉ। तो ये बचेगा, इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, 2 × 2, 2 × -2, पहले ये वाला लेना है और फिर ये वाला लेना है, 3 × 1 और बीच में माइनस का साइन। फिर सेम ऐसे इसको लोगे तो यहाँ पे क्योंकि 1 2 कॉलम है तो माइनस का साइन आएगा, तो -1 बाहर ले लो। अब ये 1 वाला कॉलम और रॉ हटा दो, हाइड कर दो। जो बचेंगे ये चारों, इनको क्रॉस कर दो, पहले इसको इससे मल्टीप्लाई, 1 2 जा -2 एंड 0 को 1 से एंड बीच में माइनस। सेम ऐसे इसको लोगे तो इसमें तो प्लस का ही साइन आएगा, लेकिन ये खुद -1 का है तो उसको बाहर ले लो, इसकी रॉ और कॉलम हाइड कर दो। तो ये जो बचे हुए हैं इनको क्रॉस कर दो, 1 3 = 3 एंड -0 × 2। ठीक है, ये सॉल्व करना तो आता ही होगा, डिटर्मिनेंट 3 वाला कैसे सॉल्व किया जाता है। अब इसे आप सिंप्लीफाई करोगे तो ये सॉल्व करके देखो, ये तो पूरा 0 बन जाएगा। इसको अंदर इससे मल्टीप्लाई करना है और फिर इसको इससे मल्टीप्लाई, मतलब पहले इसे सॉल्व करना फिर -1 से मल्टीप्लाई करना। तो ये मैंने सॉल्व कर दिया है, आपको सिंप्लीफिकेशन तो करनी आती होगी। तो डिटर्मिनेंट A कितना आ जाएगा, -1 आ जाएगा। अभी आंसर नहीं आया, अभी डिटर्मिनेंट A -1 आया, हमको तो ये निकालना है ना, तो ये इसके बराबर होता है। तो ये जब निकालोगे तो डिटर्मिनेंट A की वैल्यू -1 और n ऑर्डर था, ऑर्डर कितना था इसका 3, तो -1 की पावर 3 और -1 अगर 3 बार है, पावर 3 ऑर्ड है ना पावर, तो -1 आंसर आ जाएगा। -1 की पावर 3 का मतलब -1 3 बार है ना मल्टीप्लाई में, तो 1 1 = 1 1 = 1। यहाँ कोई बच्चा 3 भी लिख सकता है, कहीं 1 1 सोचे 3 बार है तो +3, नहीं ये मल्टीप्लाई हो रहा है 1 1 1, तो 1 1 = 1 1 = 1, बट 3 बार है इसलिए माइनस का साइन, तो इसलिए -1 इसका आंसर है। A ऑप्शन इसका करेक्ट है। किस किस बच्चे का आंसर A ऑप्शन आया कमेंट करके मुझे बताइएगा। तो ऑप्शन A इसका करेक्ट है, -1। ठीक है, तो जो क्वेश्चन पेपर में मार्क लगे हुए हैं वो आंसर नहीं है, जो मैं बता रही हूँ वो है आंसर। ठीक है, तो जिसका क्वेश्चन पेपर है उसने मार्क किए हुए होंगे। अभी फ़िलहाल इसका आंसर कितना आया, -1। तो -1 समझ गए ना क्यों आया, क्योंकि डिटर्मिनेंट A की वैल्यू कितनी आ गई थी, -1, और उसकी पावर 3 थी, तो पावर 3 खोलना तो आता होगा आपको, तो आंसर -1 आएगा। A ऑप्शन इसका करेक्ट है। आई होप सबका आंसर -1 आया हो, कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। सेकेंड क्वेश्चन को देखते हैं। अच्छा, सेट 2 और सेट 3 ऑलरेडी आपको मिल जाएगा, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो वहाँ जाके चेक कर लेना आप। सेकेंड क्वेश्चन देखिए, फॉर 2 मैट्रिसेस A एंड B गिवन दैट A इनवर्स 1/4B, तो इनवर्स ऑफ 4A निकालना था आपको। तो ध्यान देने वाली बात थी, 4A का ओवरऑल इनवर्स निकालना है। तो यहाँ पे 4A का इनवर्स 4A इनवर्स नहीं निकालना, कहीं 4A इनवर्स अलग चीज़ है और 4A का ओवरऑल इनवर्स अलग चीज़ है। अगर 4A इनवर्स होता तो आप सिंपल 4A इनवर्स की जगह ये वैल्यू पुट कर देते, 1/4B, तो 4 से 4 कट के आंसर B मिलता।
तब आंसर बी मिलता है। बट ये 4a का पूरा इन्वर्स बोल रहा है, तो 4a का इन्वर्स मतलब इन्वर्स जब भी लगाए तो इस पर भी लगेगा, इस पर भी लगेगा, और इस पर लगेगा तो कांस्टेंट है ना, कांस्टेंट पे इन्वर्स लगेगा तो वो रेसिप्रोकल हो जाएगा, है ना। और इस पे इन्वर्स, अब ए इन्वर्स की वैल्यू आपको पता है ये दी हुई है, तो इस ए इन्वर्स की जगह आप ये वैल्यू पुट कर दोगे। ये 1/4 तो ऑलरेडी था, है ना, क्योंकि 4 का इन्वर्स तो 1/4, ये तो एक एक्स्ट्रा है, और ए इन्वर्स पे भी ये 1/4 बी है ना। तो 1/16 बी इसका आंसर ऑप्शन डी। तो समझ गए दोनों में डिफरेंस क्या था, 4a इन्वर्स होता तब आंसर बी आता, बट 4a का ओवरऑल इन्वर्स निकालना था, इसलिए आंसर डी है इसका। किस किस बच्चे का आंसर डी आया कमेंट करके बताइएगा। तो आंसर डी आएगा 1/16 बी, ये है इसका आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, थर्ड क्वेश्चन में आपको बोला था एक्स वाई और एक्स वाई मैट्रिसेस है, इनके ऑर्डर दिए थे। देखो एक्स का ऑर्डर पहले है तो एक्स पहले है तो 2 × 3 है इसका ऑर्डर, फिर वाई है तो उसका ऑर्डर m × n है, और एक्स वाई जो इनकी मल्टीप्लाई है उसका ऑर्डर 2 × 5 है। तो आपको मैट्रिसेस के मल्टीप्लाई के कुछ रूल्स आने चाहिए, तो वो रूल्स मैंने जैसे यहाँ लिख दिए। जैसे मान लो एक्स और वाई है, और जब मैं इनको मल्टीप्लाई करूँगी तो मुझे एक्स वाई मिलेगा। अब देखो एक्स का ऑर्डर आपको 2 × 3 दिया है, वाई का ऑर्डर m × n दिया है, और एक्स वाई का ऑर्डर 2 × 5 दिया है। तो मल्टीप्लाई दो मैट्रिक्स की तभी होती है जब x और y में क्या होगा कि जो x का कॉलम होगा, x का आगे वाले मैट्रिक्स का जो कॉलम होगा ना, वो दूसरे वाले मैट्रिक्स का रॉ होना चाहिए। यानी ये इसका कॉलम इसकी रॉ के बराबर होना चाहिए, पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट, जो इसका कॉलम है पहले वाले का, वो जो प्रोडक्ट है ना उसके, जो इसकी रॉ है वो प्रोडक्ट की रॉ के बराबर होनी चाहिए। यानी ये दिख ही रहा होगा आपको कि ये इसके बराबर है ना। तो पहला पॉइंट तो कि जो पहले वाले मैट्रिक्स का कॉलम है वो दूसरे वाले का रॉ होना चाहिए, ये वाला इसके बराबर होना चाहिए। दूसरा पॉइंट, इसका जो रॉ है वो प्रोडक्ट के रॉ के बराबर होना चाहिए। और तीसरा पॉइंट, जो सेकंड वाले का कॉलम है वो प्रोडक्ट के कॉलम के बराबर होना चाहिए। समझ आ गया। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो m3 आ जाएगा, और n कितना आ जाएगा, n तो कॉलम है ना सेकंड वाले का, तो ये इस प्रोडक्ट के कॉलम के बराबर है, तो n 5 आ जाएगा। और आपको एलिमेंट ऑफ y बोला है, तो एलिमेंट ऑफ y इसकी जो ये ऑर्डर है m × n, इसको मल्टीप्लाई करके आ जाएगा, ठीक है। ऑर्डर m × n है ना इस वाले का y का, तो इसके एलिमेंट को मल्टीप्लाई करके आएंगे। m मिल गया 3, n मिल गया 5, 15 आंसर है। सी ऑप्शन इसका करेक्ट है। किस किस बच्चे का आंसर ये आया है कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, तो थर्ड का आंसर 15 है, ठीक है, सी ऑप्शन। नेक्स्ट क्वेश्चन, द नंबर ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटीज ऑफ द फंक्शन। आपको ये फंक्शन में आपको डिसकॉन्टिन्यूटीज पूछी है कितनी है, नंबर ऑफ डिसकॉन्टिन्यूटी। ये नहीं पूछा किस किस पे डिसकॉन्टिन्यूज है, आप पूछे कितने डिसकॉन्टिन्यूटीज है। तो आप कॉन्टिन्यूटी किस किस पे चेक करोगे। देखो एक तो 0 पे चेक करनी पड़ेगी, 0 यहाँ भी और 0 यहाँ भी है, और एक कॉन्टिन्यूटी आपको 1 पे चेक करनी पड़ेगी, है ना। तो 0 पे चेक करोगे जब आप कॉन्टिन्यूटी, तो एक बार 0 माइनस पे चेक करोगे तो ये वाला फंक्शन लेना पड़ेगा, और 0 प्लस पे लोगे तो ये वाला फंक्शन, क्योंकि 0 से लेस है तो ये लेफ्ट हैंड लिमिट निकालनी पड़ेगी, और ये 0 से बड़ा है ना x, तो इसमें राइट हैंड लिमिट निकालनी पड़ेगी। सेम ऐसे 1 पे चेक करोगे तो 1 पे, ये 1 से छोटा है तो 1 की लेफ्ट हैंड लिमिट ex पे निकालनी है, और 1 की राइट हैंड लिमिट 2 - x पे निकालनी है। और फिर आपको देखना है कि 0 और 1 पे कॉन्टिन्यूज़ है कि डिसकॉन्टिन्यूज़ है। तो इस क्वेश्चन को करने का तरीका था, वैसे तो हमें डायरेक्ट ही मिल रहा था आंसर। जब मैं 0 माइनस पे इसको देखूंगी तो मुझे 2 मिल जाएगा, और 0 प्लस पे देखूंगी तो e0 1 आ जाएगा। तो मुझे दिख रहा है 0 पे तो ये कॉन्टिन्यूज़ नहीं है ना, तो मैंने इसे करके दिखा दिया। अदर बट 1 मार्कर क्वेश्चन था तो आपको जल्दी से करना था इसका आंसर। तो जैसे कि देखो 0 माइनस पे मैंने क्या कहा है, x + 2 पे चेक करना है लेफ्ट हैंड लिमिट को। तो 0 - x की जगह रखोगे तो h 0 हो जाएगा, क्योंकि 0 - h रखोगे तो h की वैल्यू तो 0 रखनी होती है ना, तो ये 2 दे देगा रिजल्ट। फिर 0 प्लस पे ex वाले पे रखोगे तो x की जगह 0 + h रखा, और h रखोगे, लिमिट लगाओगे, लिमिट h टेंस टू 0 भी तो लगाते हैं, लिमिट h टेंस टू 0, तो ये h 0 हो जाएगा, तो ये e0 मिलेगा, और e0 कितना होता है 1 होता है। तो ये 2 आ रहा है, ये 1 आ रहा है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट आ रही है। यानी कि x 0 पे जब मैंने चेक किया तो डिसकॉन्टिन्यूज़ आ रहा है ना। दूसरा आपको किस पे चेक करना है, दूसरा आपको 1 पे चेकिंग करनी है। तो 1 पे जब आप चेकिंग करोगे तो 1 पे लेफ्ट हैंड लिमिट इस पे रखनी है, और राइट हैंड लिमिट इस पे रखनी है। तो एक बार 1 माइनस
किस पे रखोगे, ई पे, तो ई एक्स की जगह हमने 1 माइनस एच रखा और फिर एच 0 रखा, तो ई 1 यानी ई आ जाएगा। ऐसी 1 प्लस यानी राइट हैंड लिमिट देखोगे तो वो राइट हैंड लिमिट तो इस पे रखनी पड़ेगी 2 माइनस एक्स पे, तो 2 माइनस एक्स की जगह क्या रखना पड़ेगा 1 प्लस एच, क्योंकि 1 प्लस पे रख रहे हो, तो एच तो 0 हो जाएगा, तो 2 1 ज़ा 2 आ जाएगा इसका आंसर। ठीक है, तो ये ई आ रहा है, ये 2 आ रहा है, यानी यहाँ भी लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के इक्वल नहीं आ रही है, यानी कि 1 पे भी ये डिसकॉन्टीन्यूस हो रहा है। तो देखो 0 पे भी ये डिसकॉन्टीन्यूस हो रहा है और 1 पे भी डिसकॉन्टीन्यूस हो रहा है। 0 पे भी क्या था, ये डिसकॉन्टीन्यूस था, और 1 पे भी ये कैसा था, डिसकॉन्टीन्यूस। तो आपको ये नहीं पूछा क्वेश्चन में कि किस किस पे ये डिसकॉन्टीन्यूस है, तो अगर ये पूछते ये किस किस पे डिसकॉन्टीन्यूस है तो हम आंसर 0 और 1 देते, यानी 0 भी आंसर होता है और 1 भी। 0 पे भी डिसकॉन्टीन्यूस है और ये 1 पे भी डिसकॉन्टीन्यूस है, यानी कि कितने नंबर आपको पूछा गया क्वेश्चन में, कितनी डिसकॉन्टीन्यूसिटीज़ है, तो यहाँ पे कितनी है, 1 2 2 है ना, तो 2 डिसकॉन्टिन्यूटीज़ है। अगर पूछते कौन कौन सी है तब आज 0 और 1 आंसर होता, बट बोला कितनी है, तो 1 2 2 है इसमें, तो सी ऑप्शन इसका आंसर हो जाएगा। तो ऑप्शन सी इसका आंसर है 2। ठीक है, क्वेश्चन 4 का आंसर सी होगा 2। जो मार्क इसमें क्वेश्चन पेपर में लगे वो आंसर नहीं है, ठीक है, जो मैं बता रही हूँ वो आंसर है। 4 का आंसर सी है, ऑप्शन सी 2 है इसका आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 5 देखेंगे। y इक्वल टू एफ 1/x है एंड एफ डेरिवेटिव x क्यूब है और आपको dy बाई डी एक्स एक्स इक्वल टू हाफ पे निकालना है। तो देखो यहाँ पे dy बाई डी एक्स निकालना है आपको, तो आप बोलोगे dy बाई डी एक्स तो ये दिया ही हुआ है, एफ डेरिवेटिव x ही तो dy बाई डी एक्स होता है, नहीं, ये एफ डेरिवेटिव x तब dy बाई डी एक्स होता जब आपका y जो होता है ना वो fx होता, y fx थोड़ी ना दिया है यहाँ पे। अगर y fx होता ना तब तो ये dy बाई डी एक्स ही होता, बट अभी तो y f1/x है, तो आपको ये dy बाई डी एक्स नहीं दिया, आपको ये डेरिवेटिव x की रिस्पेक्ट पे दिए, जबकि y तो f1/x है, y fx थोड़ी ना है, तो आपको पहले fx निकालना पड़ेगा। fx आप डेरिवेटिव से भी निकाल सकते हो, कैसे निकालोगे, तो देखो जब भी किसी डेरिवेटिव से आपको fx निकालना हो, आपको 2 रूल पता होनी चाहिए। अगर आप fx से f डेरिवेटिव x निकालते हो तब तो आप डिफ्रेंशिएशन करते हो, लेकिन अगर आप उल्टा कर रहे हो, f डेरिवेटिव x से fx निकाल रहे हो, तब आपको इंटीग्रेशन करना पड़ता है। क्या करना पड़ता है, इंटीग्रेशन। ठीक है, तो हमें क्या करना है, f डेरिवेटिव x से पहले fx निकालना है, ठीक है, तो इंटीग्रेट करना पड़ेगा इसको भी और इसको भी। तो डिफरेंशिएशन को जब मैं इंटीग्रेट करूँगी तो वो f डेरिवेटिव से fx पे चला जाएगा, और इसको भी इंटीग्रेट करो। इंटीग्रेशन में क्या होता है, एक पावर बढ़ जाती है और जो पावर नीचे आती है ऊपर आती है वही नीचे आ जाता है। अब ये fx आ गया, अब मेरे को तो क्या चाहिए, f1/x चाहिए, तो मुझे अगर fx पता चल गया और f1/x चाहिए, तो जहाँ x है उसको 1/x देना पड़ेगा ना। ये fx आ गया तो fx से f1/x बना सकते हो आप, तो जहाँ x है वहाँ पे आपको 1/x रखना पड़ेगा, यानी कि इसमें जहाँ x है ना वहाँ पे इस x की जगह आपको 1/x लिखना पड़ेगा। तो इस x की जगह मैं जब x को रिप्लेस करूँगी 1/x से, तो 1/x पे कितनी पावर है, 4 पावर है, और अपॉन में कितना है, 4। अब आपको पता है 1/x 4 तो ऐसे ही आ जाएगा, और ये 4 डिवाइड हो रहा है ना, तो ये 4/1 है, तो ये 1/4 रेसिप्रोकल होके आ जाएगा। जो नीचे वाला फ्रैक्शन है वो रेसिप्रोकल हो जाएगा 1/4। तो ये x 1 पे 4 लगाने की जरूरत नहीं, x पे 4 लगाना, तो ठीक है। तो यानी fx आपने किससे निकाला, डेरिवेटिव से निकाला है ना। उसके बाद आपको fx मिल गया, तो आप f1/x निकाल सकते हो, यहाँ जहाँ x है वहाँ 1/x रख दो। अब इसको आप ऐसे लिख सकते हो, x की पावर 4 नीचे आई है तो आप ऊपर लाओगे तो इसमें नेगेटिव पावर लग जाती है, जब भी पावर नीचे से ऊपर आती है तो ये माइनस में आ जाएगी ना, साइन चेंज हो जाएगा इसका। अब आपको y f1/x था, तो अब y मिला है, अब y आपको कितना मिला है, ये मिला है, ठीक है। तो ध्यान रखना था इस वाले क्वेश्चन में कि ये एफ डेरिवेटिव x dy बाई डी एक्स नहीं है। आप क्यों नहीं है, क्यों, ये तब होता जब y fx होता, तब ये सीधा dy बाई डी एक्स होता, बट अभी y f1/x है, तो आपने पहले इस डेरिवेटिव से fx निकाला, क्योंकि मुझे तो f1/x चाहिए, तो fx से x को रिप्लेस कर देना 1/x में। अब y मिल गया आपको ये, अब y से dy बाई डी एक्स निकाल लो, यानी इसका dy बाई डी एक्स निकालना पड़ेगा आपको।
तो dy/x तो करना सबको आता ही होगा। ये पावर पहले आगे आती है, इससे इस कांस्टेंट से मल्टीप्लाई हो जाती है और फिर ये पावर जितनी है उसमें एक माइनस हो जाएगी, तो -4 में एक माइनस करोगे तो -5 हो जाएगी। और फिर x -5 ऊपर है तो इसको अगर प्लस करना है -5 को तो इस पूरे x की 5 को नीचे ले जाना पड़ेगा और ये तो इससे कट ही जाएगा, बट ये माइनस बचा हुआ है। उसके बाद आपका dy/x आ गया। अब इसको लेकिन x इक्वल टू हाफ पे निकालना था, तो x जहाँ है वहाँ पे हाफ रख देना। अभी -1 एज इट इज़ और x की जगह हाफ। अब ये जो नीचे वाला फ्रैक्शन आपको पता है रेसिप्रोकल हो जाता है, तो ये 2/1 हो जाएगा और 1 पे तो कितनी भी पावर लगाओ तो 1 ही होगा, 2 पे 5 आ जाएगा, तो -32 इसका आंसर होगा सी ऑप्शन। किस किस बच्चे का आंसर -32 आया कमेंट करके बताना। क्वेश्चन नंबर 5 का आंसर कितना है -32, सी ऑप्शन इसका करेक्ट है, सी ऑप्शन करेक्ट है। ठीक है, फिर बोल रही हूँ जो इस क्वेश्चन पेपर में आंसर लगे हुए वो करेक्ट नहीं, वो बच्चे का किसी बच्चे का क्वेश्चन पेपर है, जो मैं बता रही हूँ वो आंसर सी -32 इसका आंसर है क्वेश्चन 5 का। नेक्स्ट क्वेश्चन है वाई लॉग रूट सेक रूट एक्स, आपको dy/x निकालना है x इस वैल्यू पे। तो मेरे को दिख रहा है लॉग के अंदर पहले x नहीं है, रूट है, सेक रूट x है, फिर रूट के अंदर भी x नहीं है, उसमें सेक रूट x है, फिर सेक रूट x में भी x नहीं है, रूट x है। तो यानी कि मुझे बहुत बार चेन रूल लगाना पड़ेगा, है ना। चेन रूल में आपको पता है चेन रूल लगाते हैं तो हम dy/x कैसे निकालते हैं। तो यहाँ पे हमने क्या करा, पहले तो log इसको थोड़ी देर के लिए x माना, तो log x का क्या होता है 1/x, x तो मैंने इसको माना है तो 1/x ये आ जाएगा x की जगह ये पूरा। फिर मैंने इसको x माना है तो इसका फिर से चेन रूल से मेरे को क्या करना पड़ेगा, डिफ्रेंशिएशन करना पड़ेगा। तो इसका करूँगी जब मैं, तो ये अब रूट x मान लो इसको थोड़ी देर के लिए, क्योंकि पहले log x इसको माना था तो 1/x आ गया। अब x इसको माना है तो ये रूट के अंदर अगर इसको x माना है तो अब ये रूट x का क्या होता है 1/2 रूट x, है ना, समझ गए ना। log इसको x माना था तो ये 1/x आ गया। फिर हमने इसको x माना पूरे को, तो log x के हिसाब से तो 1/x आ गया। फिर रूट के अंदर x नहीं था, सेक रूट x था, तो रूट x का फिर से करो 1/2 रूट x, 1/2 रूट x होता है ना रूट x, इसको रूट x मान लो अब थोड़ी देर के लिए, तो 1/2 रूट x। फिर आपने इस अंदर वाले को फिर से डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा। एक बार आपने log इस पूरे को x मान के 1/x किया, फिर इसको रूट x मान के 1/2 रूट x किया, फिर ये अंदर वाले को सेक रूट x को डिफ्रेंशिएट करना चेन रूल से। सेक रूट x का सेक थीटा का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, सेक थीटा टेन थीटा लेकिन रूट x है, तो रूट x अभी भी x नहीं है ना, तो फिर इस रूट x का करो 1/2 रूट x। तो ऐसे करके चेन रूल बार बार लगाना है इसमें। और आपको क्वेश्चन में बोला है ये मैंने डिफ्रेंशिएशन कर दिया, ठीक है, इन सबको मल्टीप्लाई करके ये चेन रूल होता है। अब x कितना आ गया π²/16, तो मेरे को तो क्वेश्चन में हर जगह रूट x दिख रहा है, तो मेरे को x से रूट x निकालना आसान है। x का रूट करना है तो इसका रूट करोगे पूरे का, तो π² तो रूट से बाहर आके पाई हो जाएगा और 16 का रूट 4 हो जाएगा, तो रूट x π/4 आ रहा है। तो जहाँ जहाँ रूट x है ना वहाँ पे π/4 रख देना था। अच्छा यहाँ देखो 1/2 तो ये रहा, और ये रूट x नीचे है ना, तो इसका π/4 को मैंने रेसिप्रोकल करके ऊपर ले गई, ये 2 से ये कट जाएगा और ये 2 से ये वाला 2 कट जाएगा। और रूट सेक π/4 2 बार है ना रूट, तो रूट में अगर सेम वैल्यू 2 बार है, मल्टीप्लाई में पता है ना यहाँ भी रूट है यहाँ भी रूट है, तो एक साथ रूट लगा सकते हो। और ये 2 बार है तो ये बिना रूट का हो जाएगा, जैसे रूट टू अगर 2 बार हो तो रूट से बाहर आके 2 हो जाता है, सेम ऐसे ये रूट सेम है और ये रूट 2 बार एक जैसे, तो इसमें से रूट हट जाएगा, ये वाला इससे कट जाएगा, ये बचेगा और ये बचेगा। अब यहाँ भी कुछ नहीं बचा, 1/π बचा है, ठीक है। अब आप इस पाई से इस पाई को काट नहीं सकते क्योंकि ये तो इस 10 का पाई है, तो ऐसे मत काटना। 10 π/4 की वैल्यू कितनी होती है 1, और ये 1/π, तो आंसर 1/π होगा इसका। ऑप्शन ए इसका आंसर है। किस किस बच्चे का ऑप्शन ए आंसर आया कमेंट करके बताइएगा। क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर ऑप्शन ए, क्वेश्चन 6 का आंसर सेट 1 है, क्वेश्चन 6 का आंसर ए है, ठीक है। तो यहाँ पे हमने क्वेश्चन 6 भी कर लिया। सेट ए का आंसर कितना है 1, मतलब क्वेश्चन 6 का ए ऑप्शन 1/π इसका आंसर है, 1/π है आंसर, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं, तो 1/π है आंसर, ठीक है। ए ऑप्शन करेक्ट है इसका, चेन रूल से होगा ये क्वेश्चन। 7 तो बहुत इजी था। x = 3 cos θ, y 5 sin θ, dy/x निकालना है।
तो यहाँ पे आपको दिख रहा है एक्स भी थीटा की टर्म्स में और वाई भी थीटा की टर्म्स में है। तो पहले आपको डी एक्स बाई डी थीटा निकालना पड़ेगा, यानी थीटा की रिस्पेक्ट में डिफ्रेंशिएट करना पड़ेगा एक्स को। तो डी एक्स बाई डी थीटा 3 एज इट इज़, क्योंकि कॉस थीटा है तो कॉस थीटा का थीटा की रिस्पेक्ट में करूँगी तो कॉस थीटा का क्या हो जाएगा, साइन थीटा हो जाएगा ना। कॉस थीटा का डिफ्रेंशिएशन क्या होता है, साइन थीटा, बट माइनस में होता है, ध्यान रखना। कॉस का डिफ्रेंशिएशन माइनस में ही तो आता है। ऐसी वाई को थीटा की रिस्पेक्ट में करो, डी वाई बाई डी थीटा कॉन्स्टेंट एज इट इज़ 5, साइन थीटा का तो कॉस थीटा प्लस में ही आता है। उसके बाद अगर आपको डी वाई बाई डी एक्स निकालना है तो डी वाई बाई डी एक्स के लिए पहले इसको ऊपर लिखो, फिर इसको इससे डिवाइड करना पड़ेगा, तभी तो डी वाई बाई डी एक्स आएगा। तो ये ऊपर और ये नीचे, तो डी वाई वाला ऊपर आना चाहिए और ये वाला नीचे आना चाहिए, क्योंकि इसको इससे डिवाइड करके ही आपका डी वाई बाई डी एक्स बनेगा। चेन रूल में मल्टीप्लाई करके बनता है, बट जब हम ऐसे फंक्शंस देखते हैं तो इसमें ये डी वाई वाला ऊपर आना चाहिए, ये वाला नीचे डिवाइड में होना चाहिए। तो 5/3 माइनस ऊपर भेज दो, और कॉस अपॉन साइन तो पता है कॉट थीटा होता है, तो -5/3 कॉट थीटा इसका आंसर है। किस किस बच्चे का आया कमेंट करके बताइएगा। 7th का आंसर बी ऑप्शन है, -5/3 कॉट थीटा, बी ऑप्शन आंसर है, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 8। फॉर द फंक्शन एफ एक्स इक्वल टू एक्स क्यूब एक्स इक्वल टू 0 कौन सा पॉइंट है। तो यहाँ भी क्वेश्चन बहुत अच्छा था। ये पूछा था कि ये लोकल मैक्सिमा है, लोकल मिनिमा है, कि नॉन डिफरेंशिएबल है, कि इन्फ्लेक्शन है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 8 पे जब भी हमें ऐसा चेक करना हो कि मिनिमा है, मैक्सिमा है या इन्फ्लेक्शन है, तो हम क्या करते हैं, पहले इसका फर्स्ट डेरिवेटिव निकालते हैं। एफ एक्स आपको एक्स क्यूब दिया है, इसका डेरिवेटिव निकालो, सिंगल डेरिवेटिव, एक लाइन लगा दी, एफ डेरिवेटिव एक्स। तो 3 डेरिवेटिव तो सबको आता होगा, ये 3 पावर आगे आ जाएगी पहले, यहाँ कुछ नहीं है, आगे 1 है तो 3 1 3 और एक्स पे एक पावर कम 3x², ठीक है। डेरिवेटिव तो सिंपल होता है, आता ही होगा। फिर इस डेरिवेटिव को 0 के इक्वल रख के क्रिटिकल पॉइंट निकालना होता है। क्रिटिकल पॉइंट कब निकलता है, जब एफ डेरिवेटिव एक्स को 0 के इक्वल रखते हैं। ये जो डेरिवेटिव आया फर्स्ट डेरिवेटिव, इसको 0 के इक्वल रखो तो x² निकालना है। 3 यहाँ आके डिवाइड होगा, यहाँ मल्टीप्लाई हो रहा है तो यहाँ डिवाइड होगा, 0 से डिवाइड होकर 0 आएगा। ध्यान रखना, इंटू है तो ये डिवाइड होगा तो ये 0 आएगा, ना कि 3। कई बार बच्चे 3 कर देते जल्दी में, तो ये 3 इंटू में है यहाँ, तो यहाँ डिवाइड में जाएगा तो 0 बनेगा ये। तो x की वैल्यू 0 आ गई, ठीक है। अब ये x0 क्रिटिकल पॉइंट आ गया और मेरे को 0 पे ही पूछा है कि मिनिमा है कि मैक्सिमा है। तो 0 पे अब मेरे को ये जो क्रिटिकल पॉइंट C आया ना, इसको डबल डेरिवेटिव पे रखना पड़ेगा, तभी तो मुझे मिनिमा मैक्सिमा पता चलेगा। तो मैंने ये जो क्रिटिकल पॉइंट आया है x = 0, इसको डबल डेरिवेटिव पे रखा, तो मुझे पहले डबल डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। देखो सिंगल डेरिवेटिव मेरे पास 3x² आया था ना, सिंगल डेरिवेटिव कितना था 3x², ये सिंगल डेरिवेटिव था। अब इसी से डबल डेरिवेटिव निकालो, यानी कि इस सिंगल डेरिवेटिव का फिर से डेरिवेटिव करो। तो डेरिवेटिव करना तो आता है, ये पावर वाले इस कॉन्स्टेंट से मल्टीप्लाई होगी, 3 2 6 और x में एक पावर कम हो जाएगी 6x। अब 6x जो आया मेरा डबल डेरिवेटिव आपने निकाल लिया ना। अब इस डबल डेरिवेटिव को क्या करना होता है, इसमें x की जगह ये क्रिटिकल पॉइंट जो आता है ये वाला, इसको रखना होता है। अगर ये डबल डेरिवेटिव पे आपने क्रिटिकल पॉइंट रखा तो 6x, x की जगह कितना रखा 0 रखा, तो ये भी 0 आ गया। अब ये 0 हो गया। अब मैं यहाँ पे 3 केस बनते हैं, ये ध्यान रखना। अगर डबल डेरिवेटिव आपने क्रिटिकल पॉइंट पे निकाला, अगर ये पॉजिटिव आ जाता, तो जो भी ये C की वैल्यू होती ना, वो आपकी क्या होती, मैक्सिमा होती कि मिनिमा। पॉजिटिव आएगा तो ये मिनिमा होती। अगर डबल डेरिवेटिव C पॉइंट पे निकाला, पहले तो डबल डेरिवेटिव x की हेल्प से निकाल लो, उसमें x की जगह C को पुट कर दो, ये C होता है, ठीक है, ये C होता है। तो अगर डबल डेरिवेटिव C पे पॉजिटिव आ रहा है तो C जो पॉइंट है वो मिनिमा पॉइंट होता है, ठीक है। और दूसरा केस बनता है कि अगर डबल डेरिवेटिव C पे निकाला और अगर वो नेगेटिव आ गया, ठीक है, तो वो जो C पॉइंट होता है ना, वो मैक्सिमा होता है। क्या होता है, मैक्सिमा होता है। बट ये तीसरा केस आ रहा है कि मैंने डबल डेरिवेटिव 0 पे निकाला, यानी क्रिटिकल पॉइंट पे निकाला, क्रिटिकल पॉइंट तो 0 था ना हमारा, तो इसको जब निकाला तो ये 0 क्या आ गया, तो ज़्यादातर चांसेस होते हैं कि ये इन्फ्लेक्शन का पॉइंट होता है। बट अभी हमें एक और चेकिंग करनी होती है। अभी यहाँ पे डबल डेरिवेटिव 0 आने का मतलब हर बार इन्फ्लेक्शन नहीं होता, एक और चेकिंग करनी पड़ेगी, ठीक है। वो मैंने 3 केस बता दिया आपको कि अगर डबल डेरिवेटिव पॉजिटिव आए तो जो C पॉइंट आया आपका, यानी ये C है ना, ये जो क्रिटिकल पॉइंट आया, ये मिनिमा पॉइंट होता है। और अगर डबल डेरिवेटिव नेगेटिव आ जाए तो C पॉइंट जो होता है वो मैक्सिमा होता है। और अगर डबल डेरिवेटिव 0 आ जाए तो इन्फ्लेक्शन हो सकता है, बट पक्का नहीं कि वो इन्फ्लेक्शन हो, तो इसके लिए आपको ट्रिपल डेरिवेटिव भी निकालना पड़ेगा, ठीक है। तो हमने क्या करा, तीसरा डेरिवेटिव भी निकाला। अब मेरे पास डबल डेरिवेटिव कितना आया था 6x, उसका फिर से एक बार डेरिवेटिव करो, तो यहाँ पे 6x है तो 6x का तो सिर्फ 6 बचेगा ना,
जब, क्योंकि 6 बन जा 6 और x पे 0 आ जाएगी, एक कम पावर करोगे तो x की 0 तो हट ही जाएगी, तो 6 आ जाएगा। 6x का डेरिवेटिव क्या होता है 6। तो जब भी डबल डेरिवेटिव आपका 0 आ जाए, क्या आ जाए 0 आ जाए, तो आपको तीसरा डेरिवेटिव भी निकालना पड़ेगा। और अगर वो 0 नहीं आ रहा है, तो वो जो पॉइंट आया ना, सी पॉइंट जो आया, सी पॉइंट, वो पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन होता है। कब होता है? जब ट्रिपल डेरिवेटिव 0 ना आए। अभी नहीं आया ना 0, ये कुछ नंबर आ गया, तो अगर ये 0 नहीं आ रहा तो ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन है। अगर ये भी 0 आ जाता तब फिर फोर्थ डेरिवेटिव भी निकालना पड़ता। ठीक है, तो वो मैं किसी और वीडियो में समझा दूंगी कि कैसे करते हैं, बट अभी फ़िलहाल आप ये समझो कि डबल डेरिवेटिव अगर 0 आया तो ज़रूरी नहीं इन्फ्लेशन होगा ही होगा, तो आपको ट्रिपल डेरिवेटिव निकालना पड़ेगा। और ट्रिपल डेरिवेटिव अगर 0 नहीं आया, कुछ नंबर आया, तो फिर वो जो पॉइंट है आपका सी पॉइंट, वो इन्फ्लेशन पॉइंट होता है। इसलिए इसका आंसर इन्फ्लेशन है, डी इसका आंसर है। किस किस बच्चे ने आंसर इन्फ्लेशन लिखा कमेंट करके ज़रूर बताएगा। और इसका ग्राफ वैसे भी एक्स क्यूब आपको पता है ना कि ग्राफ ऐसे बनता है एक्स क्यूब का। तो यहाँ पे ये जो 0 पॉइंट आया, देखो यहाँ पे इसकी कॉन्केविटी चेंज हो रही है। कॉन्केविटी का मतलब पहले ये ऐसे डाउनवर्ड था, अब ये अपवर्ड हो रहा। तो जब भी कोई पॉइंट में जो कॉन्केविटी है वो चेंज हो रही हो, वो ही आपका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन होता है। तो 0 पॉइंट आपका पॉइंट ऑफ इन्फ्लेक्शन है। ठीक है, बाकी ये मैथमेटिकल करने का तरीका होता है कि पहले सेकंड डेरिवेटिव में देखो 0 आ रहा है, बट ये अभी कंफर्म नहीं हुआ कि इन्फ्लेशन है, इसके लिए आपको ट्रिपल डेरिवेटिव निकालना ही पड़ेगा। अगर ये 0 के इक्वल नहीं आया तभी ये पॉइंट ऑफ इन्फ्लेशन है, इसलिए आंसर इन्फ्लेशन है, डी पॉइंट इसका आंसर है। तो ऑप्शन डी आंसर है इन्फ्लेशन। 9th क्वेश्चन, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन क्या होता है? एक्स के ऊपर है, इससे ब्रैकेट लगी होती है। एक्स की वैल्यू इन्होंने बोला 1 से 3 के बीच में है, और इन्होंने बोला कि ये किस वैल्यू पे डिफरेंशिएबल नहीं है। तो देखो, जो ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शंस होते हैं ना, वो हमेशा आपके ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन इंटीजर वैल्यू पे क्या देते हैं? जैसे मान लो कोई भी इंटीजर वैल्यू पे ये ऐसे ग्राफ बनते हैं ना, कहीं पे ये ओपन इंटरवल होता है और फिर उसी जगह पे ये क्लोज इंटरवल पे आ जाते हैं, यानी कि उस इंटीजर वैल्यू पे इनका ग्राफ क्या हो जाता है? इनका ग्राफ ब्रेक हो जाता है या स्प्लिट हो जाता है। यहाँ पे ये ओपन इंटरवल पे होता है और यहाँ पे क्लोज इंटरवल पे होता है। फिर ऐसे यहाँ पे इस पॉइंट पे ये ओपन इंटरवल पे आ जाएंगे और नेक्स्ट उस पर ये क्लोज पे आ जाएंगे। ऐसे इसके ग्राफ बनते हैं ग्रेटेस्ट इंटीजर के, ये सबको आते होंगे इनके ग्राफ। तो यहाँ पे 1 से 3 के बीच में ऐसा कौन सा पॉइंट है जहाँ पे इनका पॉइंट, जो कौन सा इंटीजर है 1 से 3 के बीच में जहाँ पे ये ब्रेक हो रहा होगा? तो 1 से 3 के बीच में कौन सा इंटीजर आ रहा है? 2 ही तो आ रहा है ना। तो 2 पे ये क्या हो रहा होगा? ब्रेक हो रहा होगा, क्योंकि 1 इंक्लूडेड नहीं है, 3 इंक्लूडेड नहीं, इक्वल का साइन थोड़ा ना लगा। तो 1 से 3 के बीच में कौन सा इंटीजर है जहाँ पे ये ब्रेक हो सकता है? तो इंटीजर वैल्यू पे ये ब्रेक होते हैं, स्प्लिट होते हैं, यानी इनका स्लोप क्या हो जाता है? चेंज हो जाता है। तो यानी इसमें कौन सा पॉइंट आ रहा होगा? 2। तो 2 पे ये क्या नहीं है? डिफरेंशिएबल नहीं है। तो आंसर सी ऑप्शन है। क्वेश्चन 9 का आंसर सी ऑप्शन है। तो किस पे ये नॉट डिफरेंशिएबल होंगे? 2 पे, सी ऑप्शन इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10, इफ़ द रेडियस ऑफ ए सर्कल इंक्रीज कर रही है इस रेट से 0.5 रेट से, तो आपको रेट ऑफ इंक्रीज ऑफ सर्कमफ्रेंस निकालना था। यहाँ पे ध्यान देने वाली बात है, ये रेडियस नहीं दी हुई है आपको 0.5, ये रेडियस का रेट दिया। रेडियस का रेट मतलब बोले तो ये आपको क्वेश्चन में dr/dt दिया हुआ है। क्या दिया हुआ है? dr/dt दिया हुआ है। और आपको सर्कमफ्रेंस यानी dc/dt का रेट निकालना है। सर्कमफ्रेंस नहीं, सर्कमफ्रेंस का रेट dc/dt निकालना है। तो dr/dt आपको दिया था, dc/dt आपको निकालना था। तो आप पहले सर्कमफ्रेंस का फॉर्मूला लो 2πr। अब आपको रेट निकालना है तो सी को डिफरेंशिएट करो टाइम की रिस्पेक्ट में। जब भी रेट निकालना होता है तो टाइम की रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना होता है। तो सी dc/dt टाइम की रिस्पेक्ट में, तो इसको भी टाइम की रिस्पेक्ट में करो। 2π तो कांस्टेंट है, एज इट इज़ आ जाएंगे, बट रेडियस को टाइम की रिस्पेक्ट में करना पड़ेगा। तो रेडियस की जगह dr/dt आ जाएगा। अब dr/dt आपको गिवन था 0.5, तो उसको 2 से मल्टीप्लाई करो, 2 5 या 10, लेकिन एक के बाद डेसिमल भी आएगा क्योंकि यहाँ पे डेसिमल लगा है। तो 1π आंसर आएगा। बी ऑप्शन इसका आंसर है। बी ऑप्शन इसका आंसर है क्वेश्चन नंबर 10 का। तो बी ऑप्शन पाई सेंटीमीटर पर सेकेंड इसका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, ये भी इंटीग्रेशन का क्वेश्चन है। -π/4 से π/4 पे इस फंक्शन की इंटीग्रेट करना था। तो सिंपल सा रूल है, जब भी -a से a वाला क्वेश्चन होता है इंटीग्रेशन में, तो आपको प्रॉपर्टी लगानी होती है। कौन सी प्रॉपर्टी? कि अगर आपका f(x) दिया है और आपने f - x निकाला, और अगर वो f - x
माइनस एफ एक्स के इक्वल आ जाए, एफ माइनस एक्स निकाला और वो माइनस एफ एक्स आ जाए तो वो ऑड फंक्शन होता है। कैसा फंक्शन होता है? वो ऑड फंक्शन होता है, और ऑड फंक्शन का इंटीग्रेशन हमेशा ज़ीरो होता है। जब भी आपको दिखे कि ये माइनस जितना है उतना ये प्लस में है, तो ये वाला प्रॉपर्टी देखना होता है, माइनस ए से ए, और फंक्शन में एक्स को रिप्लेस करना होता है माइनस एक्स से। एक्स है ना जहाँ, वहाँ माइनस एक्स रखना पड़ता है, तो मैंने जहाँ जहाँ एक्स है वहाँ पे क्या रखा, इस एक्स की जगह माइनस एक्स, इस पे क्यूब, फिर कॉस स्क्वायर एक्स पे माइनस एक्स। फिर मैंने देखा माइनस एक्स क्यूब को खोलोगे तो माइनस 3 बार है ना मल्टी पावर में, तो माइनस एज इट इज़ आएगा क्योंकि 3 बार है। और कॉस स्क्वायर माइनस एक्स में आपको पता है कॉस माइनस एक्स क्या होता है? कॉस माइनस एक्स तो कॉस एक्स ही होता है ना, तो कॉस स्क्वायर माइनस एक्स कॉस स्क्वायर एक्स ही आ जाएगा। अब देखो जो एफ एक्स है, और जब मैंने एफ माइनस एक्स निकाला तो एफ माइनस एक्स बिल्कुल यही आ रहा है, बस साइन माइनस का एक दे रहा है, ये है ना, यहाँ का माइनस तो हट चुका है बट यहाँ तो दे रहा है, तो यानी बिल्कुल माइनस एफ एक्स ही आ गया, माइनस साइन एक्स्ट्रा आके माइनस एफ एक्स आ गया। जब भी माइनस एक्स रिप्लेस करते हो और आंसर में एफ एक्स ना मिलके माइनस एफ एक्स मिलता है तो वो ऑड फंक्शन होता है। कैसा फंक्शन होता है? वो ऑड फंक्शन होता है, और ऑड फंक्शन का इंटीग्रेशन जीरो आता है, तो इसलिए इसका आंसर कितना आएगा? जीरो आएगा। तो यहाँ पे डेफिनेट इंटीग्रल की आपको प्रॉपर्टी लगानी थी, ये ऑड फंक्शन है इसलिए इंटीग्रेशन जीरो, ए ऑप्शन इसका आंसर है, ऑप्शन ए जीरो आंसर है 11th का। 12th देखेंगे, x माइनस 3 अपॉन एक्स माइनस 1 की 3 ई एक्स डी एक्स इज इक्वल टू। 12th क्वेश्चन में आपको ई एक्स वाला जो इंटीग्रेशन का फॉर्मूला होता है वो लगाना था। तो यहाँ पे आपको ये वाली प्रॉपर्टी लगानी थी, ई एक्स एफ एक्स अगर आ जाए और साथ में ई एक्स डेरिवेटिव एफ एक्स आ जाए तो जो उसका इंटीग्रेशन का आंसर होता है वो हमेशा ई एक्स एफ एक्स होता है। तो ये प्रॉपर्टी के बेस पे ये क्वेश्चन था, इसलिए इसका आंसर डी ऑप्शन है। क्यों है? हमने जब इसे सिंप्लीफाई करेंगे ना, जब इस क्वेश्चन को हम सिंप्लीफाई करेंगे, ये क्वेश्चन है एक्स माइनस 3 अपॉन एक्स माइनस 1 की पावर 3, साथ में ई एक्स है, तो ये वाली प्रॉपर्टी लगती है जब भी ये ई एक्स वाला मल्टीप्लाई में कुछ हो, तो अगर ई एक्स एफ एक्स बन जाए और साथ में ई एक्स एफ डेरिवेटिव एक्स, तो उसका आंसर ई एक्स एफ एक्स आता है। तो जब मैंने इसको स्प्लिट किया एक्स माइनस 3 को, देखो ये नीचे एक्स माइनस 1 है, तो इसमें एक्स माइनस 1 और माइनस 2 में इसको स्प्लिट कर दो, एक्स माइनस 3 को एक्स माइनस 1 और माइनस 2 में, तो ये जो डिनोमिनेटर है ये इस वाले एक्स माइनस 1 के नीचे भी आ जाएगा और माइनस 2 के नीचे भी आ जाएगा, और फिर इससे ये कट जाएगा तो ये पावर 2 बचेगा, ठीक है। और यहाँ तो ये एज इट इज़ रहेगा, ई एक्स पूरे के साथ मल्टीप्लाई की तो ये इस वाले पार्ट के साथ भी मल्टीप्लाई में आ जाएगी, इसके साथ भी। अब मैंने अभी आपको बताया अगर ई एक्स एफ एक्स और साथ में डेरिवेटिव आ जाए, देखो यहाँ भी ई एक्स ये एफ एक्स है 1 अपॉन एक्स माइनस 2 का 1 का स्क्वायर, और जब इसमें इसका डेरिवेटिव लूँगी ना तो मुझे यही मिलेगा, तो ये एफ एक्स ये है ना और ये डेरिवेटिव है, तो आंसर में मेरे को ये मिलेगा एफ एक्स वाला पार्ट, ई एक्स एफ एक्स क्या है 1/x-1 का स्क्वायर, और फिर इसका x-1 का स्क्वायर अगर ऊपर भेजना है तो ये पावर किस में आ जाएगी? माइनस में आ जाएगी, है ना, या फिर आप ऐसे भी छोड़ सकते थे इसको। तो यानी ऑप्शन डी है इसका आंसर, ऑप्शन डी आंसर है। तो 12th का आंसर आपका डी ऑप्शन है, बिल्कुल ठीक है, वो डी ऑप्शन आंसर है। 13 का आंसर द एरिया इन स्क्वायर ऑफ रीजन बाउंड बाय द कर्व y = x, x = 0, x = 2। तो यहाँ पे आंसर सिंपल ही निकल जाता, वैसे तो इंटीग्रेशन की हेल्प से भी निकल जाएगा, बट आप चाहो तो इसको सिंपल भी कर सकते हो। क्वेश्चन नंबर 13, देखो आपको
पहले तो y=x का लाइन बनाना था। y=x का लाइन तो हमेशा ऑरिजिन से ऐसे होते हुए जाता है ना, कोई भी y=x है तो वो ऑरिजिन से होके ऐसे जाता है। और एक x=2 है तो x के 2 से होता हुआ जाएगा, और एक x=0 है तो वो y एक्सिस से होता हुआ जाएगा। x=0 कहाँ से जाता है, y एक्सिस से होता हुआ जाता है। ये y एक्सिस है ना, ये x=0। अब आपको बोला x एक्सिस ये होता है ना। तो ये तीनों मिला के ये और ये, इन तीनों ने बाउंड्री रीजन ये बनाया, यानी एक ट्राइंगल बनाया। तो ये ट्राइंगल जो बनाया है इसका एरिया निकालना था आपको। तो ये तो वैसे मुझे ऐसे भी दिख रहा है कि एक राइट एंगल ट्राइंगल दिख रहा है, तो इसमें ये बेस है और ये हाइट है इसकी। अच्छा, बेस तो मुझे दिख रहा है 0 से 2 यानी 2 है इसका बेस, और हाइट कितनी है इसकी, हाइट ये है। अब देखो ये कितनी है, ये हमें वाई एक्सिस पे दी नहीं हुई क्वेश्चन में, बट ये तो दिया है y=x। तो इस पॉइंट, ये दोनों लाइन यहाँ पे इंटरसेक्ट कर रही है ना, तो यहाँ इस पॉइंट पे जितना y है उतना ही x होना चाहिए। तो x कितना है 2, तो y भी 2 ही होगा, तो यानी हाइट भी 2 ही आएगी। तो यानी कि 2 से 2 कट के 2 आंसर आ जाएगा इसका। या फिर आप इंटीग्रेशन की हेल्प से कर सकते थे। ये x एक्सिस के लॉन्ग है तो y dx, y की जगह सब्स्टिट्यूशन लगाओ तो y कितना है x, तो y की जगह x रख दो, x dx, फिर x का इंटीग्रेशन कर दो x² 2 और लिमिट लगा दो 0 से 2। पहले अपर लिमिट इस पे पुट करो, फिर माइनस लोअर लिमिट रखो, तो आंसर 2 स्क्वायर यूनिट आ जाएगा। ऑप्शन सी इसका आंसर हो जाएगा। कौन से क्वेश्चन का, क्वेश्चन 13 का आंसर सी ऑप्शन है, 2 आंसर है इसका। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट इन द जनरल सोल्यूशन। तो देखो जनरल सोल्यूशन में क्वेश्चन नंबर 14 पे ये याद रखना होता है। ये आपको एक डिफरेंशियल इक्वेशन दी है, आपको बोला नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट जनरल सोल्यूशन में, तो ये याद रखा करो। जनरल सोल्यूशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट किसके बराबर होते हैं, ऑर्डर ऑफ द डिफरेंशियल इक्वेशन के ऑर्डर के बराबर होते हैं। तो यहाँ पे डिफरेंशियल इक्वेशन का ऑर्डर मतलब हाईएस्ट कितना पावर है, मतलब हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है, ये हाईएस्ट डेरिवेटिव कितना है। तो देखो यहाँ पे तो ये लीनियर इक्वेशन है ना, लीनियर इक्वेशन का तो ये आपको दिख रहा है dy/dx ही तो है यहाँ पे। तो लीनियर कितनी होती है, 1 ऑर्डर होता है इसका, तो उसका ऑर्डर कितना है 1। तो जनरल सोल्यूशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ऑर्डर के बराबर होते हैं। तो जितना इस इक्वेशन का ऑर्डर होगा, यानी कि इसका कितना है, हाईएस्ट ऑर्डर कितना है, ये 1 ही तो है, सिंगल डेरिवेटिव ही तो है, तो इसका ऑर्डर 1 है। तो इसके अंदर आर्बिट्रेरी कांस्टेंट भी, जनरल सोल्यूशन की बात कर रही हूँ मैं, जनरल सोल्यूशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट ऑर्डर के बराबर होते हैं। हाँ, अगर इसी क्वेश्चन में आपको जनरल की जगह पर्टिकुलर सोल्यूशन होता, क्या होता, पर्टिकुलर सोल्यूशन, तो पर्टिकुलर सोल्यूशन में कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होता, तो नंबर ऑफ आर्बिट्रेरी कांस्टेंट 0 होते हैं। पर्टिकुलर सोल्यूशन में कोई आर्बिट्रेरी कांस्टेंट नहीं होता, चाहे कितना भी ऑर्डर हो, बट पर्टिकुलर सोल्यूशन में आर्बिट्रेरी कांस्टेंट 0 होते हैं। तो अगर इसी क्वेश्चन में पर्टिकुलर सोल्यूशन होता तो आंसर 0 होता, बट जनरल है तो ऑर्डर के बराबर है, ऑर्डर 1 है। तो बी ऑप्शन इसका आंसर है। सिंपल सा ही क्वेश्चन था, आंसर इसका 1 है, क्योंकि ये लीनियर डिफरेंशियल इक्वेशन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 15, प्रोजेक्शन निकालना है ए ऑन बी, प्रोजेक्शन ऑफ बी ऑन ए, इनका रेशियो निकालना है। सिंपल सा ए ऑन बी प्रोजेक्शन का फॉर्मूला लगाओ। ए की प्रोजेक्शन बी पे है तो ए का तो पूरा वेक्टर, और बी पे प्रोजेक्शन है तो बी का यूनिट वेक्टर। सेम ऐसी बी की ओ ए पे है तो बी का पूरा वेक्टर, और ए पे है तो ए का यूनिट वेक्टर, ये यूनिट वेक्टर का साइन होता है। अब कोई भी यूनिट वेक्टर, जैसे वेक्टर बी यूनिट वेक्टर है ना, तो इसको कैसे खोलोगे, वेक्टर को, इस यूनिट वेक्टर को खोलने के लिए इसका वेक्टर और नीचे इसका मैग्नीट्यूड, जैसे आर कोई यूनिट वेक्टर है तो उसका वेक्टर ऊपर और उसका मैग्नीट्यूड नीचे। ठीक है, तो बी यूनिट वेक्टर क्योंकि प्रोजेक्शन ऑन बी बोला है, तो इसका यूनिट वेक्टर कैसे बनेगा, बी वेक्टर उसका मैग्नीट्यूड। सेम ऐसे ही बी वेक्टर यहाँ पूरा है बट ए का यूनिट है, तो वो कैसे बनेगा, ए का वेक्टर अपॉन में उसका मैग्नीट्यूड। अब यहाँ पे क्या है, इसको डिवाइड, ये वाला फ्रैक्शन उल्टा हो जाएगा है ना, ये ऊपर चला जाएगा और ये वाला नीचे आ जाएगा। कोई भी नीचे वाला फ्रैक्शन रेसिप्रोकल हो जाता है डिवाइड में, तो ये नीचे ऊपर और ये नीचे, ये देखो काट सकते हो। क्यों, क्योंकि ए डॉट बी जितना होगा वही बी डॉट ए होगा, क्योंकि डॉट में आपका कम्यूटेटिव होता है। ए डॉट बी डॉट ए होता है, क्रॉस नहीं होता कम्यूटेटिव, बट डॉट होता है। तो ए डॉट बी डॉट ए से कट सकता है, और यहाँ पे ए का मैग्नीट्यूड और बी का मैग्नीट्यूड आ जाएगा। अब ए का मैग्नीट्यूड कैसे निकालोगे, देखो ए वेक्टर आपको दिया हुआ था ना, इसके जितने भी स्केलर्स है 2, 3 और 6, तो जब भी मैग्नीट्यूड निकालोगे तो स्केलर्स का स्क्वायर करो, ए का स्क्वायर, बी का स्क्वायर, सी का स्क्वायर और फिर प्लस करो, यानी कि मैग्नीट्यूड निकालने के लिए स्केलर्स का स्क्वायर करो और प्लस करो। अब स्केलर में कहीं कहीं माइनस का साइन भी है, आपको दिख रहा होगा माइनस का साइन भी है, तो माइनस लिख के दिखाओगे आप, लेकिन स्क्वायर है तो माइनस का कोई फ़र्क नहीं पड़ेगा, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर, इसका स्क्वायर। ऐसी बी का वेक्टर देखो, बी वेक्टर ये है 2 का स्क्वायर, इसमें आगे के आगे कुछ नहीं है ना, तो 0 मत लिखना, 1 है, के आगे 1 है। अगर के लिखा ही नहीं होता तो 0 होता, बट के लिखा है तो 1 है इसके आगे, तो ये 1 है, 1 का स्क्वायर।
अब इसे सॉल्व करना तो आता ही होगा। √49 √49 7 होता है, √9 3 होता है, 7/3 आपका ऑप्शन नंबर बी है, इसका आंसर बी ऑप्शन है। आंसर 15 का आंसर बी है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 16, डायरेक्शन रेशियो ऑफ दिस आर। तो डायरेक्शन रेशियो निकालने के लिए आपको, वैसे तो आपको कई बार बच्चा जल्दबाजी में क्या करेगा, डायरेक्शन रेशियो है जो नीचे वाले डायरेक्शन रेशियो होते हैं वो आंसर है 312, तो 312 के हिसाब से ए ऑप्शन पे टिक करेगा, गलत है। 312 देखने से पहले आपको देखना पड़ेगा क्या ये अपनी प्रॉपर फॉर्म में है भी कि नहीं, जो इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है ये जो कोई भी इक्वेशन की। तो क्वेश्चन 16 में ध्यान देने वाली बात है, क्या ये अपनी ये जो इसकी जनरल फॉर्म होती है किसी भी लाइन की, वो उसमें है कि नहीं। लाइन की जनरल फॉर्म में एक्स के बाद x1 पॉइंट होना चाहिए, y के बाद y1 होना चाहिए, z के बाद z1 होना चाहिए, यानी x y z हमेशा आगे होनी चाहिए, और जो पासिंग पॉइंट है x1 y1 z1 वो उसके बाद होना चाहिए। और फिर जो नीचे लिखा होता है, अगर ऊपर ऐसी फॉर्म है तो नीचे वाला हमारा डायरेक्शन रेशियो होता है ABC। बट यहाँ पे x-1 तो ठीक है, देखो अपनी प्रॉपर फॉर्म में x-1, x आगे है और x1 जो पासिंग पॉइंट है वो पीछे। इसका पासिंग पॉइंट क्या है 1, बट इसका पासिंग पॉइंट क्या ऐसे है, इसमें y पहले आना चाहिए था जबकि y इसमें बाद में है। तो ये वाली इक्वेशन, ये वाला पार्ट जो है ना, ये अपनी जनरल फॉर्म में नहीं है, तो आपको पहले इसको जनरल फॉर्म में लाना पड़ेगा। तो y पहले आना चाहिए और फिर पासिंग पॉइंट, यहाँ पे पासिंग पहले आ रहा है और y बाद में आ रहा है। सेम ऐसे यहाँ पे z सिंगल होता है, जबकि यहाँ पे z के साथ 3 आ गया, जबकि पासिंग पॉइंट तो कुछ नहीं है बट z के साथ 3 है, जबकि z सिंगल होना चाहिए था अपनी जनरल फॉर्म में। तो पहले आपको इसको इसकी स्टैंडर्ड फॉर्म जो होती है लाइन की उसमें लाना पड़ेगा। तो यहाँ पे y को आगे करने के लिए मुझे y आगे लाना है प्लस में, तो मेरे को ये y का माइनस हटाना पड़ेगा। तो अगर y का माइनस हटाना है तो मुझे इस पूरी इक्वेशन का साइन बदलना पड़ेगा ताकि y प्लस में हो जाए। तो जब मैं इसका साइन बदलूंगी तो y को प्लस करूंगी तो ये माइनस हो जाएगा, है ना। अच्छा, माइनस जब मैंने इस पूरे को माइनस किया तो नीचे भी तो माइनस करना पड़ेगा। तो आप क्या करोगे, इसका साइन अगर माइनस से प्लस करना है क्योंकि ये आगे आना चाहिए ना, तो ये माइनस से प्लस करने के लिए इसको माइनस करना पड़ेगा। तो इसको पूरे को -1 से मल्टीप्लाई करोगे तो नीचे वाले को भी तो -1 से मल्टीप्लाई करोगे। तो जब मैं -1 से ऊपर को मल्टीप्लाई करूँगी तो y तो प्लस में हो जाएगा और ये माइनस में हो जाएगा, और -1 से नीचे डिवाइड करूँगी तो -1 आ जाएगा, ये 1 पे माइनस लग जाएगा। सेम ऐसी z से 3 हटाना है, तो 3 को यहाँ से हटाने के लिए मुझे 3 से इस पर डिवाइड करना है, यहाँ भी डिवाइड करना और नीचे भी। तो 3 से ऊपर डिवाइड करने पे कट जाएगा बट नीचे तो एज इट इज़ आ जाएगा ना। तो ये जो 3 है, 3 को हटाने के लिए 3 यहाँ भी डिवाइड करना पड़ेगा और यहाँ भी, तो यहाँ से तो 3 कट गया, यहाँ नीचे आ जाएगा 2/3। समझ आ गया। तो अब ये अपनी प्रॉपर फॉर्म में है। अब आपको जो ये नीचे दिख रहे हैं ना, ये डायरेक्शन रेशो है 3 - 1 2/3। तो अब आप ढूंढो क्या ये डायरेक्शन रेशो आपको क्वेश्चन में दी है। देखो 3 - 1 2/3, 3 ये 312 मैंने ये बोला, ये तो शुरुआत में ही गलत है क्योंकि ये अपनी जनरल फॉर्म में या जो भी स्टैंडर्ड फॉर्म होती है उसमें नहीं है, तो ये तो बिल्कुल गलत है। 432, 4 तो कहीं से भी नहीं आ रहा, 3 आ रहा है। 9 - 32 932। अब देखो यहाँ पे 932 और 932 सेम है बट माइनस का यहाँ पे माइनस है बीच वाला और ये प्लस का है, और मुझे दिख रहा है बीच वाला माइनस तो आना चाहिए, है ना। तो यानी कि ये आंसर है। अब ये आंसर कैसे आया होगा, ये क्यों नहीं है, क्योंकि ये सारे प्लस दे रहा है जबकि एक माइनस में है बीच वाला, तो ये आंसर बनता है। अब ये आंसर कैसे बनेगा, ये जो भी डायरेक्शन रेशो आए ना, ये किसी ना किसी k टाइम्स हो सकते हैं, k टाइम्स ऑफ a, k टाइम्स ऑफ b, k टाइम्स ऑफ c। तो आप इसको किसी से मल्टीप्लाई करके देखो, जैसे इसको 2 से मल्टीप्लाई करके देखो, वो वाला ऑप्शन देखो क्वेश्चन में दिया है कि नहीं। 3 से मल्टीप्लाई करके देखो तो 2 वाला तो दी नहीं दिया, अगर 2 वाला मल्टीप्लाई होता तो 3 × 2 = 6 होना चाहिए था। यहाँ पे 9 है तो यानी इसको 3 से मल्टीप्लाई किया होगा, तो इसको किया तो सबको करना पड़ेगा। तो सबको 3 से मल्टीप्लाई करके देखो तो ये 9 हो जाएगा, ये -3 हो जाएगा, ये 2 हो जाएगा। क्योंकि ये ऑप्शन में नहीं है तो मुझे किसी ना किसी k से मल्टीप्लाई करके देखना पड़ेगा कि ऑप्शन वाला आंसर मुझे मिल जाए। तो सी ऑप्शन इसका आंसर है। क्वेश्चन 16 का आंसर सी ऑप्शन है। 17 देखेंगे, द कार्टेशियन इक्वेशन ऑफ दिस लाइन पासिंग थ्रू दिस एंड दिस पैरेलल टू दिस लाइन। तो यहाँ पे आपको कोई भी कार्टेशियन इक्वेशन बनानी हो अगर, तो आपको कार्टेशियन इक्वेशन की फॉर्म तो मैंने बता दी कैसे बनती है कार्टेशियन इक्वेशन किसी भी लाइन की, x - x1/a, y - y1/b, z - z1/c। अब यहाँ पे ये जो x1 y1 z1 होता है ये पासिंग पॉइंट होता है, और ये जो नीचे ABC होता है ये इसके डायरेक्शन रेशो होते हैं। तो जो भी लाइन मुझे बनानी है उसकी डायरेक्शन रेशो ABC है। अब ये डायरेक्शन रेशो मुझे दूसरी लाइन पे कहाँ मिलेंगे, ये जो दूसरी लाइन दी होती है ना L2 लाइन में ये जो कोई भी लाइन की इक्वेशन वेक्टर फॉर्म में कैसे होती है, आपको दूसरी लाइन की इक्वेशन वेक्टर फॉर्म दी है ना, तो वो कैसे होती है, कोई भी लाइन की इक्वेशन a वेक्टर प्लस लैम्डा b वेक्टर। तो जो लाइन दूसरी लाइन के पैरेलल है, इस लाइन के पैरेलल है ना,
तो इसके डायरेक्शन रेशो मुझे कहाँ से मिलेंगे, इसके ए से मिलेंगे कि बी से मिलेंगे। जो लाइन L1 लाइन के डायरेक्शन रेशो है वो मुझे L2 पे कहाँ मिलेंगे, वो मुझे इसके वेक्टर बी को देखकर मिलेंगे, वेक्टर ए को देखकर नहीं, वेक्टर बी को देखकर। तो इसका वेक्टर बी देखो कहाँ है, इसका देखो ये ए है पूरा, ए यहाँ से यहाँ तक है, प्लस लैम्डा बी, ये बी है, तो ये वाला इसका बी वेक्टर है। तो बी वेक्टर आपको दिया है आई प्लस जे प्लस 2k, ये तो दिया है, ये ए प्लस लैम्डा, ये बी है, जो भी लाइन से पास हो रही है पैरेलल हो रही है, पैरेलल वेक्टर, ये पैरेलल जिससे के पैरेलल, तो उसका पैरेलल, इसका डायरेक्शन रेशो यहाँ पे है इस लाइन का। तो इस वाली लाइन का जो ऊपर वाली लाइन है उसका डायरेक्शन रेशो भी यही होगा। तो यानी कि इसका बी वेक्टर ये है आई जे 2k, तो इसके आगे कितने कितने डायरेक्शन रेशो, इसके आई के आगे 1 है, जे के आगे भी 1 है और के आगे 2 है। तो इस वाली जो L2 लाइन है उसके डायरेक्शन रेशो 1 1 2 है। वो कहाँ मिलेंगे, आगे वाले पे नहीं, ये लैम्डा के बाद जो चीज़ दी होती है। तो 1 1 2, तो जो इसके डायरेक्शन रेशो L2 के वही L1 के भी होंगे, ए बी सी, यानी इसका ए 1 है, बी सी है, बी भी 1 और सी भी 2 है। तो हमने क्या करा, ए बी सी मिल गया ना 1 1 2, वो तो हमने कहाँ रख देना है, इसके नीचे रख देना है। और बाकी एक्स वाई जेड, अब x1 y1 z1 की जगह पासिंग पॉइंट रखो। पासिंग पॉइंट तो आपको क्वेश्चन में दे रखे थे। पासिंग पॉइंट क्या है, 1 -3 2, तो पहले मैंने x माइनस x1 की जगह 1 रखा, फिर y1 की जगह -3 रखना है, तो यहाँ भी माइनस है फॉर्मूले का और यहाँ भी माइनस है, तो इसलिए प्लस हो गया। ठीक है, z -2/2, ये पासिंग पॉइंट 2 दिया हुआ था, है ना, तो ये आ गया। अब मेरे को दिख रहा है ये क्वेश्चन में कहीं ऑप्शन में दिया ही नहीं है, देखो ध्यान से देखो, क्या ये वाला ऑप्शन में दिया x -1/1 y +3/1 z -2/2, तो x -1 तो दिया, y +3 के नीचे 0 दे दिया, तो ये 2 0 -1 थोड़ी ना है, मेरे तो डायरेक्शन रेशो क्या है 1 1 2, तो 1 1 2 पहले ढूंढो किस किस पे डायरेक्शन रेशो बने हुए हैं। 1 1 2 एक तो इस पे बना हुआ है, एक 1 1 2 इस पे बना हुआ है, और कहीं पे तो नहीं बना, यहाँ पे तो 2 0 -1 बना है, तो ये तो हो नहीं सकता, ये बी और डी में ढूंढना पड़ेगा। तो बी और डी में ऊपर देखो, यहाँ x +1 है, जबकि मेरा यहाँ पे क्या आया है, x -1 आया है, तो यानी ये बी वाला भी गलत है, डी वाला सही होगा। x -1, यस मेरा भी x -1 आया है, यहाँ x -1 है तो मेरा भी x -1 आया है। फिर यहाँ y +3 है, यहाँ भी y +3 है, देखो डायरेक्शन रेशो तो मैच कर रहा है, बी का भी कर रहा था और डी का भी कर रहा था। 1 1 2 इस पे भी आ रहा है, इस पे भी आ रहा है, बट यहाँ मेरे को 2 दिख रहा है, यहाँ -2 दिख रहा है, तो मेरा तो इस हिसाब से तो मेरे को 1 1 2 ठीक लगेगा बी। लेकिन ध्यान से देखो, यहाँ x +1 आया, जबकि मेरा जो आया x -1 आया है, क्योंकि वो पासिंग पॉइंट तो 1 ही था, तो ये -1 दिखा रहा है, ये तो पासिंग पॉइंट तो गलत है। तो ये x -1 ठीक है, y +3 भी मैच कर रहा है, बट ये जो z -2 आया वो यहाँ पे 2 - z दिखा रहा है। क्या दिखा रहा है, 2 - z, तो मैं क्या z -2 को 2 - z कर सकती हूँ, यस कर सकती हूँ। अगर मैं इसमें से माइनस बाहर ले लूँ तो ये प्लस का 2 हो जाएगा और z माइनस का हो जाएगा, और ये जो माइनस बाहर लिया होगा वो नीचे लग जाएगा, यानी कि ये इस वाली फॉर्म को मैं ऐसे भी तो लिख सकती हूँ, जो कि मेरी डी से रिजेंबल करेगी। डी इसका आंसर होगा, ऑप्शन डी इसका आंसर है। जिस बच्चे का आंसर ऑप्शन डी आया बिल्कुल ठीक है, तो 17 का आंसर, क्वेश्चन 17 का ऑप्शन डी आंसर है। ठीक है, क्वेश्चन 18 पे आते हैं, ये भी मैंने बहुत बार कराया हुआ था क्वेश्चन, प्लेलिस्ट में मैंने आपको बोला था अच्छी तरह से कर लेना, और भी जो भी नेक्स्ट ईयर के बच्चे होंगे प्लेलिस्ट सेक्शन को ज़रूर चेक कर लेना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डालूंगी, तो प्लेलिस्ट की वीडियोस को ज़रूर चेक कीजिए और शेयर कर देना वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा, और इसके नेक्स्ट जो बाकी के पार्ट होंगे वो हम नेक्स्ट पार्ट में बना देंगे नेक्स्ट वीडियो में। अब देखिए A.B का मैग्नीट्यूड, A×B का मैग्नीट्यूड, तो सिंपल सा ही क्वेश्चन था। A.B का मैग्नीट्यूड खोलो, A.B क्या होता है, A/B cos थीटा, और A.B क्योंकि स्केलर होता है तो जो उसका फॉर्मूला होता है वही इसका मैग्नीट्यूड होता है। A×B वैसे तो वेक्टर क्वांटिटी आता है A×B, तो इसका जो मैग्नीट्यूड होता है AB sin थीटा होता है, बट अगर यहाँ मैग्नीट्यूड नहीं लगा होता तो मैं इसमें n कैप लेती, बट क्योंकि मैग्नीट्यूड लगा है तो डायरेक्शन लेने की जरूरत नहीं है, तो इसका मैग्नीट्यूड AB sin थीटा होगा, बस A से A कट जाएगा, मैग्नीट्यूड cos थीटा अपॉन sin, cos थीटा इक्वल टू sin थीटा। अब आपको थीटा निकालना है तो ये cos थीटा को पहले डिवाइड में ले जाना, तो ये cos थीटा यहाँ अगर डिवाइड में जा रहा है तो यहाँ कुछ नहीं बचा, 1 बचेगा, तो sin बाई cos tan थीटा इक्वल टू 1, तो tan थीटा 1 है, तो tan 1 का होता है tan π/4, तो थीटा आपका π/4 है। ए ऑप्शन इसका आंसर है, 18 का आंसर ए ऑप्शन है, π/4। चलिए इसके एजर्शन रीजन भी देख लेते जल्दी जल्दी।
कॉस एजर्शन है कॉस इनवर्स कॉस 13π/6, क्या π/6 आएगा? तो देखो कॉस इनवर्स कॉस से वैसे तो कट सकता है, आपको पता है कॉस इनवर्स और कॉस आपस में होते तो कट जाते हैं, बट क्या 13π/6 इसकी प्रिंसिपल ब्रांच पे आता है? प्रिंसिपल ब्रांच तो 0 से पाई होती है कॉस की, तो ये 0 से पाई के तो बाहर जा रहा है ना ये, तो यानी ये तो आंसर हो नहीं सकता। तो आपको इसे क्या करना पड़ेगा? क्वाड्रेंट वाइज स्प्लिट करना पड़ेगा। तो 13π/6 को आप 2π + π/6 लिख सकते हो ना, 6 2 = 12, तो 2π + π/6 ऐसे ब्रेक कर सकते हो आप इसको। और आपको क्वाड्रेंट में पता है 2π ये होता है, और 2π पे प्लस है तो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे जा रहा है, 2π प्लस जब भी होता है तो वो फर्स्ट क्वाड्रेंट पे जाता है, 2π प्लस फर्स्ट क्वाड्रेंट पे जाता है, और फर्स्ट क्वाड्रेंट पे आपको पता है सारी चीज़ें पॉजिटिव होती है। तो 2π + θ आपका cos θ ही होता है, क्योंकि 2π है तो cos एज इट इज़ रहेगा, और थीटा तो और वो पॉजिटिव ही आता है क्योंकि फर्स्ट क्वाड्रेंट पे है। तो ये cos θ आ जाएगा। थीटा कितना है? π/6। अब cos से cos कट गया तो π/6। अब इसकी प्रिंसिपल ब्रांच 0 से पाई पे आ रहा है, इसलिए ये इसका आंसर है π/6। तो एजर्शन यही तो कर रहा है π/6। यस, एजर्शन बिल्कुल ठीक है, और रीज़न भी ठीक है, क्योंकि रीज़न भी यही एक्सप्लेन कर रहा है कि जो इसकी प्रिंसिपल ब्रांच होती है वो 0 से पाई है। तो रीज़न भी ठीक है, एजर्शन भी ठीक है, इसलिए इसका ऑप्शन जब दोनों ठीक हो और एक्सप्लेनेशन भी ठीक हो तो ए ऑप्शन इसका आंसर है। क्वेश्चन 19 का आंसर ए ऑप्शन हो जाएगा। ठीक है, एजर्शन भी ठीक है और रीज़न भी ठीक है और एक्सप्लेनेशन भी ठीक है, ए ऑप्शन इसका आंसर है 19 का। 20 क्वेश्चन देखेंगे। आर एंड एस आर टू इवेंट, पी r/s 1 है और पी s > 0 है। एस क्या आर का सबसेट है? तो आर एस में r/s दिया हुआ है। r/s का मतलब कंडीशनल प्रोबेबिलिटी होता है। कंडीशनल मतलब r निकालना और s गिवन है आपको, है ना, r/s। अभी कंडीशनल प्रोबेबिलिटी का फॉर्मूला सबको आता होगा, r तो निकालना है, s गिवन है, तो s की प्रोबेबिलिटी तो नीचे आ जाएगी और r और s में जो कॉमन प्रोबेबिलिटी है वो ऊपर आ जाएगी, और ये आपको 1 दिया। इससे क्या रिजल्ट निकलता है कि ये जो इंटरसेक्शन है r/s की प्रोबेबिलिटी वो इसके ये क्रॉस मल्टीप्लाई होती है, यहाँ चला गया ना, तो यानी कि r/s की प्रोबेबिलिटी s के प्रोबेबिलिटी के इक्वल है, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लाई हो गया ना, ये यहाँ 1 है तो ये इससे और ये इससे। तो इसका मतलब क्या होता है कि जब भी किसी का इंटरसेक्शन एक किसी के इक्वल हो तो इसका मतलब अब देखो प्रोबेबिलिटी इक्वल है तो ऑब्वियसली नंबर भी इक्वल ही होंगे, r/s के नंबर s के नंबर के इक्वल होंगे। अब यहाँ पे इसको वेन डायग्राम में अगर मैं समझूँ कि r और s में कॉमन जो है ना वो s ही है, क्या मतलब हुआ कि r और s में जो इंटरसेक्शन या कॉमन है वो s है, तो यानी कि r और s दोनों में कॉमन क्या है? s, तो यानी कि s r की तो अंदर होगा, है कि नहीं? अगर कोई भी इंटरसेक्शन किसी सेट के बराबर है तो जिस सेट के बराबर है वो सेट बड़ा तो हो नहीं सकता, क्योंकि कॉमन चीज़ ज़्यादा तो होती नहीं है, वो तो कम ही होगी। तो यानी r और s में कॉमन s है, तो s क्या होगा? r से छोटा होगा ना, वो स्मॉलर सेट होगा, यानी कि स्मॉलर सेट होगा तो वो सबसेट होगा ना, तो यानी s स्मॉलर सेट है। क्यों? क्योंकि जो कॉमन है वो s के बराबर है, यानी s अंदर है और r बाहर है, तभी तो r और s में s कॉमन होगा, तो s r के अंदर आ रहा है तो s r का क्या है? सबसेट है। तो ये याद रखा करो, इंटरसेक्शन जिस भी सेट के बराबर होता है वो सेट हमेशा छोटा सेट होता है, यानी वो सबसेट होता है। तो इन दोनों में s छोटा है और r बड़ा है, तो s r का सबसेट है। तो यही बोल रहा है कि s r का सबसेट है, तो यानी एजर्शन बिल्कुल ठीक बोल रहा है। रीज़न को पढ़ते हैं। रीज़न क्या? अगर दो इवेंट a एंड b है और a इंटरसेक्शन b अगर b है, अभी मैंने आपको बताया था अगर a इंटरसेक्शन b है तो a और b में कॉमन b है, तो b छोटा सेट होना चाहिए, तो b a का सबसेट होना चाहिए, जबकि क्वेश्चन में रीज़न दे रहा है वो a b का सबसेट बता रहा है। तो रीज़न आपका गलत है, एजर्शन ठीक है। जब एजर्शन ठीक हो रीज़न गलत हो तो ऑप्शन कौन सा हो जाता है? एजर्शन ठीक है, रीज़न गलत है, सी ऑप्शन इसका आंसर है। क्वेश्चन 20 का आंसर आपका सी ऑप्शन है। ये समझ आ गया होगा आपको कैसे किया है। सेक्शन बी सी डी हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कर दीजिए, एंड चैनल में नए हो तो सब्सक्राइब ज़रूर करना। अपने CBSE बोर्ड की प्रिपरेशन आप कर सकते हो अच्छी तरीके से, 2025 जो आ रहा है। और जिन बच्चों का एग्ज़ाम हो चुका है वो कमेंट करके ज़रूर बताइए कैसा गया। 20 जितने भी अभी 20 किए हमने क्वेश्चंस, उनमें से कितने आपके ठीक है, मुझे सारे बच्चे कमेंट करके बताएंगे। वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, एंड सारे सोल्यूशंस मैंने करा दिए 1 से 20 के। सेक्शन बी सी डी हम नेक्स्ट पार्ट में कवर करेंगे। सेट 2 सेट 3 भी ऑलरेडी सॉल्व है, तो उसको आप चेक कर लेना, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी। तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए एंड कमेंट करके बताइए कितने आपके सही है। बाकी के पार्ट्स आपको नेक्स्ट वीडियो में मिल जाएंगे।